हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद होगी कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सब जुड़ चुके हैं आरएस क्लासेस से और मैं संदीप सर और आप सबको स्टार्ट कराना चाहते हैं हम क्लास 9th का मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो जो लिखा है प्रश्न हम लोग आज केवल 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और डेली का आप लोगों को प्ले लिस्ट वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लिखा क्या है प्रश्न में? लिखा यही है कि दो अपरिमेय, क्या बाबू लिखा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। प्रश्न में लिखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हम लोग को बताना है कि जैसे एक √2 भी हम लोग को देखने में लग रहा है कि अपरिमेय, बिल्कुल बात सत्य है। और एक √3 भी दिखाई दे रहा है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो जो √6 निकल के आ रहा है ये भी अपरिमेय है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अपरिमेय और अपरिमेय का जब गुणा किया जाएगा तो अपरिमेय ही मिलेगी। लेकिन क्या एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं तो क्या यह बात सत्य है कि अपरिमेय का गुणा अपरिमेय ही होता है? तो चलो चेक करते हैं कि ले लिए 2√3, क्या जी 2√3 जो कि क्या है, बिल्कुल अपरिमेय। आप लोग बात से बिल्कुल क्लियर होंगे। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं कि 3√3 जो कि ये भी क्या है, अपरिमेय है कि नहीं। अब इनका क्या है कि आप इनका गुणा करके चेक कीजिए। क्या बाबू क्या चेक करना है? इनका गुणा करके चेक करना है कि क्या गुणनफल भी हम लोग का अपरिमेय हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो जब चेक कर रहे हैं तो 2 कितना होगा, 6 होगा, बात क्लियर है। और √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो कितना होगा, √9 होगा। और 6 इंटू √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, जो कि मल्टीप्लाई 18 होगा। और जब अपान करेंगे 1 हो जाएगा तो ये क्या हो गया, परिमेय, और ये क्या था, अपरिमेय हो गया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें तो क्या होगा, हम लोग का परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलेगा। तो ऑप्शन क्या दिया है कि सदैव एक परिमेय होता है, तो बिल्कुल बात गलत है। क्यों? क्योंकि एक परिमेय आया और एक अपरिमेय आया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। बात क्लियर हो गया यहाँ तक कि क्वेश्चन, उम्मीद हो कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, क्या है बाबू, अपरिमेय। तो ध्यान से देखिए, लिखा है √4/9, क्या लिखा है, √4/9। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि √जो 4 है इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और √9 का वैल्यू 3 होता है। तो जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय तो नहीं बोलते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्या बाबू, सबसे बेहतरीन ऑप्शन। इसमें बहुत से बच्चे क्या कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं और मिस्टेक करते ही हैं। आप लोग कहीं गलती नहीं दोहरानी है। तो क्या है, लिखा है कि ऑप्शन में √12/√3, क्या बाबू, √12/√3। तो ध्यान दीजिए, जो √12 है इसको हम √4 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत /3 लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? अगर वीडियो अच्छी लग रही तो थम्स अप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट जो √3 से √3 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, √4 बचा। और दुनिया जानती है और आप सब भी जानते हैं कि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और इसके भी अपान कर देंगे तो ये भी हम लोग को क्या आ गया, परिमेय आ गया। तो हम लोग का ये भी परिमेय आ गया और देखने में लग रहा था यह परिमेय, लेकिन क्या हो गया बाबू, परिमेय हो गया। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है, दिखाई दे रहा है कि तो बच्चा से क्वेश्चन है कि √7 और √81, क्या जी बाबू, √7 एंड √81। तो जो √81 है, 81 किसका वैल्यू होता है, तो दुनिया जानती है और आप सब भी जानते हैं कि 9 की होती है। तो इसके अपन 1 कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन
थर्ड। कौन सा रूट? सेवन। रूट सेवन क्या होगा हम लोगों का? तो सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या होगा। इस दो क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि 2√2 प्लस √2 किसके बराबर है, यानी कि दोनों को जोड़कर दोनों का आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि 2 क्या बाबू, लिखा है 2√2 प्लस √2। जब ध्यान से देखिए आप लोग कि जब दो जो चीज दोनों में होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग? कॉमन लेते हैं। होता है कि नहीं कॉमन? तो सिंपल सी बात, इसमें भी √2 है और इसमें भी क्या है? √2। तो √2 क्या ले लेंगे हम लोग? कॉमन। तो सिंपल सी बात है, जब इसका साथ ही निकल गया तो बच्चा कौन? ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चा। तो हम लोग क्या कर देंगे? 2 को लिख लेंगे प्लस। अब सेम बताइए, यहाँ पर केवल √2 था, जब इसको बाहर ले लेते हैं यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सिंपल सी बात है। तो जो √2 हो गया और यहाँ पर 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ कि नहीं? तो हम लोग का 3√2 क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ ऑप्शन है, तो एक हम लोग का 2√4 है और एक क्या है? 4 है और एक क्या मिल गया हम लोग को? 3√2, जो क्या हम लोग का ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गया? तो हमको आपको क्लियर होगा कि आप लोग इस बात को समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिखा है 1/√9 माइनस √8 बराबर है। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब बटा में, जब अंडर रूट में दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि हमको क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है और हम लोग करेंगे क्या। जब बटा में आता है तो एक मैथ का कहता है कि जब बटा में कोई भी संख्या और रूट में नहीं होनी चाहिए, जब रूट में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए किसका खोज किया गया? परिमेयकरण का, यानी कि रेशनलाइज का। क्लियर? तो हम लोग भी क्या करेंगे, लिखा है 1/√9 माइनस √8 बराबर है। तो क्वेश्चन जब ऐसे दे दिया तो अभी क्या बताएं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू? परिमेयकरण। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि 1/√9 माइनस √8 है। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं और जो ये नंबर है सेम इसको क्या करते हैं बाबू? यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर इसको राइट करेंगे। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर साइन प्लस का है तो साइन माइनस लगा देंगे, अगर साइन माइनस का है तो यहाँ पर साइन प्लस लगा देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन जब इतना कर दिए, यहाँ तक क्वेश्चन दिया था, परिमेयकरण करते वक्त इसको यहाँ और यहाँ पर लिख दिए, बट यहाँ पर माइनस था तो प्लस लगा दिए, बट यहीं पर अभी प्लस होता तो क्या करते थे? माइनस कर देते। क्लियर हो गया होगा। फिर देन क्या करेंगे? अब देखो भिन्न का क्या हो गया? गुणा हो गया, जो बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं। तो भिन्न के गुणा में क्या होता है? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो ध्यान दीजिए कि जब एक का गुणा किसी भी करेंगे तो सेम नंबर राइट होता है कि नहीं? आप लोगों को पता है। फिर नेक्स्ट उसी प्रकार एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि √9 माइनस √8 और इसमें √9 और प्लस √8 है, यानी कि एक चीज ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि ये भी सेम नंबर, ये भी सेम नंबर, बट ध्यान देने वाली बात है कि एक माइनस में और एक प्लस में। तो तुरंत हम लोग एक बीजगणित के फॉर्मूला में जाते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है कि एक में होता है a माइनस बी और एक में होता है a प्लस बी। क्या होता है बाबू? एक में a माइनस बी होता है और एक में a प्लस बी। इतना तक तो क्लियर है। तो जस्ट जब ये a माइनस बी और एक में a प्लस बी आता है तो जस्ट हम लोग को माइंड में उत्पन्न होता है एक फॉर्मूला जिसका नाम है a² माइनस b²। कौन सा फॉर्मूला होता है हीरो? a² माइनस b²। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो a² माइनस b² करेंगे नहीं तो ऊपर का मल्टीप्लाई एक में किए तो सेम नंबर राइट हो गया। अब इसमें क्या करना है? a² माइनस b² करना है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 9 हो जाएगा, अब माइनस, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? अब ध्यान से देखिए, जब
√9 को √9 लिख दिए प्लस √8 को √8 लिख दिए। आप लोगों को पता है कि नीचे क्या है 9 - 8। अच्छा माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8। क्लियर यहाँ तक। अब आप लोग ये बताएं कि किसी भी नंबर में हम लोग 1 से भाग देंगे, सिंपल सी बात है, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो हम लोग का क्या बच गया, बचा √9 प्लस √8। तो इतना के बाद हम लोग ऑप्शन देखें, क्या इतना ऑप्शन में आंसर दिया है? तो तुम लोग कहो कि आंसर तो दिया ही नहीं है, फिर लग रहा है क्वेश्चन मिस्टेक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। और जो √9 होता है किसका वैल्यू होता है 3 का, अब प्लस जो √8 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। अब आप लोग को माइंड में कि मास्टर साहब आप तो √2 लिख दिए, बट ऐसा लिखेंगे कैसे? तो जो √8 है उसको बाहर निकालेंगे, ऐसे कट करेंगे, 2 से 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 2 कम, इतना हो गया, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। और जिसका पेयर बनता है उसको रूट से बाहर निकालते हैं, जिसका नहीं बनता उसको रूट के अंदर लिखते हैं। तो क्या हम लोग का 2√2 नहीं आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर 9 को 3 लिख देंगे हीरो, और जो 8 है √8 है इसको 2√2 लिखेंगे। तो क्या अब आंसर मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड देखिए ध्यान से, सेकंड का नीचे का मैच कर रहा है, बट ऊपर क्या दे दिया है 1 दे दिया है कि नहीं, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या दिया है 3, अब बट यहाँ पर माइनस लगा दिया, लेकिन हम लोग को तो आंसर प्लस में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक आंसर कौन सा होगा 4 वाला। बात क्लियर हुई कि नहीं? जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। लिखा है कि √32 यानी कि √32 करणी में 32 प्लस करणी में 48। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट अपन क्या लिखा है कि √8 प्लस √12। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं हम। जो √32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √16 इंटू √2 लिख सकते हैं। जब गुणा करें तो 16 दूना के 32। बात क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस है, प्लस लिख देंगे। और इस 48 का लिख सकते हैं कि √16 इंटू √3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48। क्या कोई इफेक्ट पड़ा? 16 दूना के 32 √32 आ गया, और 16 × 48 को इफेक्ट पड़ा, बस इस बातों को बदल कर लिख दिए हम, ठीक है। और फिर आप अपान में क्या करेंगे, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को यहीं पर बताए थे कि √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग बाबू, तो 2√2 लिख सकते हैं। क्या जी 2√2 लिख सकते हैं। प्लस जो 12 है, सेम प्रोसेस है, 12 कोई लिख रहे हैं तो सेम प्रोसेस 12 को देख लीजिए। क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 × 6 = 12, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से 1। इसका पेयर बन रहा है कि नहीं? जिसका पेयर बनता है उसको रूट से बाहर, जिसका नहीं बनता रूट से अंदर। तो क्या जो 8 था उसको इतना लिख दिए और 12 को इतना लिख दिए कि नहीं? यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद हो प्रक्रिया में आ गया होगा। तो इसमें भी 16 और इसमें भी 16 क्या कर दिए हम कॉमन ले लिए, √16 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर √2 अब प्लस रूट क्या बचा √3। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अपान में इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, जब 2 कॉमन ले लेंगे बाबू तो हम लोग का √2 अब प्लस रूट क्या बचेगा 3, जिससे इससे और इससे क्या हो गया कैंसिल। हम लोग का रूट क्या बचा 16/2। और √16 किसका वैल्यू होता है आप लोग पता है कि √16 जो होता है किसका वैल्यू होता है, तो 4 का वैल्यू होता है, और बटा में क्या हो गया 2। 2 से 2 से घटाने कितना आंसर आएगा 2 आएगा। तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कौन सा आएगा 2 आएगा, ऑप्शन सेकंड। बात सन में आ गई, यहाँ तक क्लियर होगा कि फर्स्ट यानी कि 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन सन में आ गया। और 6th क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सबका आंसर सही होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं 7th वाले में, ठीक। तो सभी का ऑप्शन 4 दिया है जो जो आंसर। तो हम लोग अभी तक 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो जहां तक मेरी उम्मीद होगी कि आप लोग का 6 क्वेश्चन सन में आ गए होंगे। अब 7th क्वेश्चन साइंस के आ गए कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जल का वाष्पीकरण। ध्यान से देखना मेरे हीरो कि जल का वाष्पीकरण बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी? जल का वाष्पीकरण।
तो आपको पहली बात तो वाष्पीकरण पता होनी चाहिए कि वाष्पीकरण होती क्या है। तो जब पानी जो होता है आई मीन क्या हीरो वाटर जो होता है जब उसको हीट यानी गर्म कर दिया है तो भाप बन के उड़ेगा, तो वही क्या हो जाएगा वाष्पीकरण। तो कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है कि जल का वाष्पीकरण क्या कर देगी बढ़ा देगी, यानी कि जल्द तुरंत जल जो होती जल्द पानी भर के क्या हो उड़ने लगो। तो ध्यान देना कि जब जितना पानी को गर्म करेंगे उतना ही भाप बन के उड़ेगी, यानी कि पानी को क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे गर्म करेंगे। तो ऑप्शन से चलते हैं, देखिए क्या लिखा है कि जल का तापमान बढ़ाना। सिंपल सी बात तो सही कर रहा है कि जल को जितना ही गर्म करेंगे उतना ही वो क्या करेगी एकदम पानी को हीट करेगी और वो क्या बनेगा भाप बन के उड़ेगा। और आएगा क्वेश्चन में देखते हैं, इसको रुके रहेंगे फिर जल का तापमान कम कर देंगे। अब आप ही लोग बताइए जब जल का तापमान कम कर देंगे तो कहां वाष्प होगा, यानी कि ऑप्शन ये सेकंड कदाचित उचित नहीं है। समझ में आ गया। फिर क्या है जल की खुली सतह कम कर देना, इसमें खुली और बंद से कोई लेना देना ही नहीं है। और कह रहा है कि जल में सामान्य नमक का मिलाना। अब बताइए वाष्पीकरण से नमक का लेना देना क्या है, नमक मिलाने से कोई मतलब नहीं है। तो जब ऑप्शन सेकंड थर्ड और फोर्थ नहीं होगा तो सिंपल सी बात है जल का तापमान बढ़ा देना। और सिंपल सी बात है कि पहला ही क्यों होगा, क्योंकि जब जल का तापमान बढ़ा दिया जाएगा यानी कि जल को जितना ही जल्दी गर्म कर दिया जितना अधिक से अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाएगा तो उतना ही जल्दी से क्या होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हीरो, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा जल का तापमान में बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है। ध्यान देना बहुत लोग द्रव्य यानी कि द्रव समझ जाते हैं, क्या समझ आते बाबू द्रव। तो कहते हैं ना कि नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, तो सेम वही बात है यहाँ पर भी क्या है द्रव्य है, जो कि यहाँ पर क्या लिखे हैं द्रव लिखे। तो आप लोग द्रव्य को द्रव मत समझिएगा। बात समझ में आई, क्या लिखा है द्रव्य यानी कि इसी बात को सब्सटेंस यानी कि मैटर, क्या बाबू मैटर यानी कि पदार्थ, इसी बात को बोलते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग द्रव्य। तो कौन द्रव्य नहीं है, तो सबसे पहले तो द्रव्य समझ लेते हैं कि द्रव्य होता क्या है। क्या बाबू द्रव्य होता क्या है, द्रव्य यानी कि पदार्थ उसे बोलते हैं कि जिसमें दो क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी, दो क्वालिटी जो स्थान घेरे, क्या बाबू स्थान घेरे उसमें क्या हो भार हो। दो चीज ओनली दो फैक्ट, क्या जी स्थान घेरे उसमें क्या हो भार हो, वही क्या होती है पदार्थ होती है। तो ऐसा क्या है जिसमें स्थान भी न घेरे और भार भी न हो, वही हम लोग का द्रव्य नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। पहली बात लकड़ी, तो लकड़ी सिंपल सी बात है क्या होगी भार होगी और जगह भी घेरेगी। आप हर एक चीज का देखिए लकड़ी का टेबल होता है क्या स्थान भी घेरता है उसमें क्या होता है भार भी होता है, तो लकड़ी का कभी नहीं होगा। और वायु, क्या जी वायु, तो सिंपल सी बात है वायु में भी भार होती है और क्या घेरता है स्थान घेरता है। अब आप लोग माइंड में चले कि वायु कैसे घेरती है, वायु कैसे घेरती है। तो एक हम लोग क्या लिए गुब्बारा ले लिए, जब गुब्बारा को हवा में भर देंगे, जब गुब्बारा में हवा भर देंगे देखेंगे कि सिंपल से अब फूलेगा तो उतना स्थान लेगा। और दूसरी बात उसमें अगर एक छोटा सा गुब्बारा और एक बड़ा सा है तो जब बड़ा वाला हमेशा नीचे की तरह होगा और छोटा वाला ऊपर की, तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि वायु में भी क्या होगा भार होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या वायु होगा, नहीं, वायु भी क्या है एक द्रव्य है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है। तो क्या है जी प्रकाश, और इनमें से कोई नहीं तो बात को हटाओ। क्या है जी प्रकाश ऐसा ही है जिसमें ना कोई स्थान घेरता है ना कोई भार होता है। क्या प्रकाश को भी हम लोग बैलून गुब्बारा में भर सकते हैं, कभी नहीं भर सकते। तो हम लोग पूछा था कौन द्रव्य नहीं है, तो ऑप्शन कौन होगा थर्ड यानी कि प्रकाश। बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देना कि द्रव्यमान और भार में द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, यानी कि द्रव्यमान को बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं मास, आई मीन कुछ डिनोट करते हैं एम से। फिर क्या है एनर्जी ऊर्जा, क्या जी इसको शो करते हैं ई से। तो एक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, क्या जी अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हीं के अनुसार द्रव्यमान और भार में संबंध आता है E = mc²। क्या आता है E =
इक्वल टू mc²। अब कहेंगे E तो एनर्जी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा, और m क्या हो गया, मास द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं। बट C कहाँ से आ गया, इसको तो बिना इनवाइट किए आ गया, ऐसी बात नहीं है, इसको इनवाइट किए थे, हम किए थे। जो C होता है, C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, यानी कि प्रकाश की वेग। तो आप लोग पूछना चाहेंगे कि प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बात तो समझ में आ गई कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, E इक्वल टू mc²। तो ऑप्शन देखें कौन कौन से, तो m इक्वल टू ec² होगा, नहीं होगा। E इक्वल टू mc² दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑप्शन थर्ड। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन से समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ तक क्वेश्चन उम्मीद होगा कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गया, रिवीजन कर दे रहे हैं एक बार कि जो वाष्पीकरण है वो क्या करता है, जल का तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। फिर क्या करें, जो निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य नहीं है, तो प्रकाश है जो द्रव्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध बताना है, तो इक्वल टू mc²। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन दिया है हम लोगों का कि बर्फ तथा जल है। ध्यान से सुनना मेरे हीरो, कि लिखा है कि बर्फ तथा जल। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात यही है, यहीं पर क्वेश्चन से हम लोग ऑप्शन का आंसर चुन सकते हैं कि बर्फ तथा जल, जो जल होती है, जब इसको हम लोग फ्रीज में रखते हैं, किसमें हीरो, जब फ्रीज में रखते हैं हम लोग, तो जो जल होती है किस में बदल जाती है, बर्फ में बदल जाती है। यानी कि जो बर्फ है यही भी क्या है, एक प्रकार का जल ही है, बस इसकी क्या है, अवस्था बदली है। क्यों? क्योंकि जो जल होता है लिक्विड में होता है, तरल में होता है, पानी की तरह बहता है। बट जो बर्फ होता है एकदम क्या होता है, सॉलिड, ठोस होता है। बट होता क्या है, पानी होता है। यानी कि एक ही यौगिक होते हैं, लेकिन अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आई? क्या है जी, कि बर्फ और जल दोनों एक ही हैं, एक ही घर के हैं, बस शकल अलग है। तो क्या जी, एक ही घर के हैं, शकल अलग है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि दोनों का काम सेम है, बस इन लोगों का तरीका अलग है। कि दो विभिन्न तत्व है, नहीं, अलग अलग तो नहीं है, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं। यही बात कहना चाह रहे हैं कि एक ही यौगिक है, ये भी जल है और ये भी जल है, लेकिन अवस्था अलग अलग है। हाँ, क्यों? एक लिक्विड में और एक क्या है, सॉलिड में है। यानी कि एक ठोस में और एक क्या है, द्रव में है। और नीचे की ऑप्शन देख लेते हैं, क्या विभिन्न यौगिक है, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ नहीं होंगे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं होती है। बात समझ में आ गया होगा क्या जी, कि बर्फ तथा जल है, तो जल से ही क्या मिलकर बनता है, बर्फ बनता है। लेकिन जल किस में होता है, बहता है पानी की तरह, लेकिन जो बर्फ होता है एकदम ठोस ईंट की तरह हो जाती है। तो इसका स्पष्ट होता है कि इनका क्या है जी, एक ही यौगिक है, बट अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। मेरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है 11वां क्वेश्चन नंबर, कि जल का क्वथनांक होता है। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और ये काफी आसान भी क्वेश्चन होता है, बहुत बच्चे जानते भी हो पहले से आंसर। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 है, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग SW दे दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। फिर लिखा है कि जिन द्रव्यों, क्या जी, जिन द्रव्यों का वाष्पन, ध्यान से देखना, द्रव्यों का जो द्रव का वाष्पन है शीघ्रता से होता है, उनकी वाष्पनशीलता होती। जो इससे पहले क्वेश्चन कराए थे कि जिन द्रव का वाष्पन शीघ्रता, यानी कि जो जल्दी से पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, उसको हीट एकदम गर्म ज्यादा किया होगा। क्या उसको गर्म कम करेंगे तो जल्दी से उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। सिंपल सी बात है, उसको लिए गर्म क्या करना पड़ेगा, काफी अधिक गर्म करना पड़ेगा। अधिक उसकी वाष्पनशीलता क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं? तो ऑप्शन देखते हैं, कम होगी। जब कम होगी तो जल्दी उड़ भी नहीं करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। क्या बराबर होगा? बराबर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, समझ में है कि नहीं? जब दो पहलवान बराबर होंगे तो क्या दोनों पटक पाएंगे? किसी को नहीं पटक पाएंगे। तो एक को कम या तो एक को अधिक होना ही पड़ेगा। तो इसमें उसकी बात नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है कि द्रव्य जो पानी है वाष्प जल्दी से उड़ जाएगा। कब उड़ेगा? जब उसकी जो वाष्पन की जो
ताप होगी, ताप क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। क्या जी, अधिक होगी। तो लिखा है कि ना अधिक ना कम, ये भी नहीं होगा। हम लोग का कम रहेगा तो उड़ भी नहीं करेगा, बराबर तो कोई मतलब नहीं रह गया, ना अधिक ना कम। तो इसके लिए हम लोग की ताप क्या होनी चाहिए, ताप अधिक होगा तो वाष्पशीलता अधिक होगी। तो जो द्रव्य है, जो द्रव होगा, वाष्प क्या होगा, जल्द होगा। बात समझ में आ गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि ध्यान देना कि पहले एक बार 10वां क्वेश्चन और 11 और 12 को एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं कि बर्फ तथा जल है तो एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं होती है। समझ में आया कि नहीं। तो जल का क्वथनांक, किसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर जो क्वेश्चन है, फिर जो 12 कि जिन द्रव्यों का वाष्पशीलता से होता है उनकी वाष्पशीलता होती है तो क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान से देखना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। तो जो 13 क्वेश्चन दिया है कि गुण सूत्र का खोज किया था। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि खोज, तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया कि 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि गुण सूत्र, तो इसमें एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि जो मनुष्य का गुण सूत्र होता है वह कितना होता है। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे, हम सबका चेक करेंगे। तो लिखा है कि गुण सूत्र का खोज किया था, तो कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र का खोज किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखे रहना। तो कौन से थे, ट्रांसबर्गर, ध्यान से देखो, पिज्जा बर्गर की बात कर दिया, ट्रांसबर्गर, दूसरा वाल्डेयर, तीसरा फोंटाना और चौथा हक्सले ने। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं इसकी खोज किसने की थी, ट्रांसबर्गर ने। इस बात को ध्यान देना। क्लियर। फिर लिखा है कि आनुवंशिकी की इकाई, ध्यान देना, आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो कभी डीएनए तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म। और एक होता है आरएनए, ये भी नहीं होगा। अब एक होता है गुणसूत्र, ये भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान देने वाला कि आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है, जीन होती है। जिस प्रकार हम लोग का जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है कि नहीं, सेम उसी प्रकार आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है हीरो, तो जीन होती है। इस बात को ध्यान देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध। क्या जी, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध, तो जिस प्रकार हम लोग अपने नाक से सांस लेते हैं कि नहीं, उसी प्रकार जो कोशिका होती है, आई मीन जो सेल होती है, क्या हीरो, जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, सेल किससे सांस लेती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेती है। तो जो क्या जी, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में देखते हैं। क्या जी, ऑप्शन फर्स्ट दिया है श्वसन, ये तो लग रहा होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। उपापचयन से, उपापचयन से कोई मतलब लेना देना होता नहीं। प्रकाश संश्लेषण, ये कोई पेड़ पौधा थोड़े नहीं है कि क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण, ये नहीं होगा। और वृद्धि से, क्या इसमें कोई प्रॉफिट से कोई मतलब है नहीं, ग्रोथ से कोई मतलब है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हीरो, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो श्वसन से है। क्यों श्वसन से है, क्यों, क्योंकि जो कोशिका होती है ना, सांस किससे लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, जिस प्रकार हम अपने नाक से लेते हैं। बात समझ में आ गया, जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल का एसआई मात्रक, किसका जी, बल यानी कि फोर्स। आप लोग बल पर अच्छे से पढ़े होंगे, इसका एसआई मात्रक भी बता चुके हैं कि बल का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है हीरो, तो न्यूटन होता है। क्या, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है। फिर डाइन होता है, बल का एसआई मात्रक डाइन नहीं होता, सीजस प्रति में डाइन होता है, इस बात का ध्यान देना। अब मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन दे। तो जो 17 क्वेश्चन दिया है कि जड़त्व का गुण है, यानी कि क्वालिटी ऑफ इनर्शिया। क्या है जी बाबू, जो जड़त्व होता है, जड़त्व को इंग्लिश बोलते हैं इनर्शिया। तो लिखा है कि जड़त्व का गुण है, यानी कि इनर्शिया ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी ऑफ इनर्शिया। तो जो जड़त्व होता है, जड़त्व उसी में हो सकता है जिसमें क्या हो, मास हो। क्या है जी बाबू, आई मीन द्रव्यमान हो। बात समझ में आ गया, यानी कि जिसमें भी मास होगी, द्रव्यमान होगी, तो समझ लें उसमें जड़त्व होगा। तो दुनिया में जितने भी क्या है, थिंग्स, वस्तु है, क्या उनमें द्रव्यमान नहीं है, बिल्कुल है। तो जितने भी वस्तु हैं उनमें क्या होगा, जड़त्व होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या किसी किसी वस्तु में होता है, बिल्कुल गलत बात है, सभी वस्तुओं में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। बात समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है
कि प्रत्येक वस्तु में, लग रहा है बात सही बोल रहा है, और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या बोला है कि प्रत्येक वस्तु में, यानी हर एक वस्तु की बात कर रहा है। लिखा है किसी भी वस्तु में नहीं, तो सरासर गलत बात है। और लिखा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ऑप्शन कौन होगा कि सभी वस्तु में होता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु में। ऑप्शन सेकेंड। इस बात को ध्यान देना कि इक्वालिटी ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कहती है कि हम उसी के साथ रहेंगे जिसके पास पैसा यानी कि मास द्रव्यमान हो, जिसके साथ भी इनर्शिया यानी कि द्रव्यमान होता है, उसी के साथ क्या होती है, जड़त्व रहती है। बात समझ में आ गया। फिर लिखा है कि जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं। तो जब हम आप लोग को बल यानी फोर्स पढ़ा रहे थे, तो उस समय बताए थे कि जो न्यूटन का फर्स्ट नियम होता है, क्या है जी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, प्रथम नियम, उससे क्या क्या मिलती है, क्या क्या कहते हैं, तो उसे गैलीलियो का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हीरो, गैलीलियो का नियम बोलते हैं। उससे बल का परिभाषा भी मिलती है, और उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो आज क्वेश्चन मिला कि जड़त्व का नियम किस नियम को कहते हैं। तो क्या न्यूटन के प्रथम नियम को, कि द्वितीय नियम को, कि तृतीय नियम को, कि संवेग संरक्षण के नियम। ये तो ग्रेविटेशन का चैप्टर का, ये कहां से आ सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। न्यूटन का द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ में आ गया कि नहीं। तो जो हम लोग का जड़त्व का नियम है, किस नियम को कहते हैं, तो न्यूटन का प्रथम नियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख। तो जो 19 क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। अभी तक हम लोग 18 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये 2 क्वेश्चन और बचा है, जिसमें 19 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है कि संवेग परिवर्तन, क्या है जी, संवेग परिवर्तन, चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, यानी कि जब मोमेंटम में चेंज होता है तो क्या उसको हम लोग त्वरण एक्सीलरेशन बोलते हैं, या कार्य यानी कि वर्क बोलते हैं, या बल यानी कि फोर्स बोलते हैं, कि आवेग यानी कि इंपल्स बोलते हैं। तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि वेग की यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा। और लिखा है जो 20 क्वेश्चन केपलर के ग्रह संबंधी नियम था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट क्लास 9th का मैथ और साइंस का था, सेट फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और लाइक, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा शेयर कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।